गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारे विचारक हॉब्स का अध्ययन कर रहे हैं और हॉब्स के विचारों में हम हॉब्स के सामाजिक समझौते को समझ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने उनके मानव स्वभाव तथा प्राकृतिक अवस्था का अध्ययन किया था। प्राकृतिक अवस्था में हमने ये भी अध्ययन किया कि इस अवस्था में सभी मनुष्यों को कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं, ठीक है, लेकिन कुछ प्राकृतिक कानून भी हैं। उन प्राकृतिक कानून के दायरे में रहकर हमें काम करना चाहिए, अपना जीवन संचालित करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नितांत किसी प्रकार के सामाजिक समझौते या राज्य की उत्पत्ति नहीं है, क्योंकि ये जो प्राकृतिक अवस्था है वो राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की अवस्था है। फिर बाद में जिस प्रकार की जो स्थिति है उससे निजात पाने के लिए वो लोग एक समझौते पर आते हैं, ठीक है। तो ये हमने अध्ययन किया था। एक बार मैं पुनः आपको रिपीट कर देता हूँ। हमने ये समझा था कि हॉब्स का जो मनुष्य है वो स्वार्थी है, झगड़ालू है, दुष्ट है, विवेकहीन है, आत्मकेंद्रित है। वह स्वार्थ और भयग्रस्त प्राणी के रूप में रहता है जो सदैव स्वयं अपने हित की साधन या हित साधने की चेष्टा में लगा रहता है। अपने स्वार्थ के लिए वह निरंतर लड़ाई झगड़ा करता रहता है। उसका उद्देश्य अपने यश को बढ़ाना होता है, उसमें शक्ति की वृद्धि करने की लिप्सा बनी रहती है और ये इतनी तीव्र होती है कि इसकी वजह से हर पल बेचैन रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने हितों की पूर्ति करूं। मनुष्य की लिप्सा तभी समाप्त होती है जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ में उन्होंने बताया कि मनुष्य एक बहुत बड़ा असामाजिक प्राणी है, उसके अंदर दुर्गुणों का निवास है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जब तक जिंदा है तब तक उसके अंदर ये भावना बनी रहती है। फिर हमने इस प्रकार के मानव स्वभाव का अध्ययन करते करते हमने प्राकृतिक अवस्था को देखा। तो ये कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था है वो राज्य की पूर्व की अवस्था है, राज्य के पूर्व की अवस्था है। अब राज्य की पूर्व की अवस्था को उन्होंने हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था कहा, ठीक है। इसमें उन्होंने जिस प्रकार से प्राकृतिक अवस्था की जो कल्पना की है वो एक प्रकार की अराजकता के दूसरा नाम है, क्योंकि आपको पता है कि जब मनुष्य का स्वभाव ऐसा है तो मनुष्य कभी अच्छे ढंग से रह ही नहीं सकते, उसका स्वभाव बहुत बुरा है। इस अवस्था में निरंतर युद्ध चलते रहते हैं। हर एक व्यक्ति स्वार्थ प्रवृत्ति से प्रेरित होकर युद्ध करता रहता है, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत लागू है। मनुष्य जो चाहता है वो करता है, जिसे चाहता है मार डालता है। क्योंकि जीवन में अकेला था अतः हमेशा भय और असुरक्षा की भावना से ग्रसित रहता था। और शक्तिशाली हैं वो निर्बल व्यक्तियों के अधिकारों को हड़प रहे थे। सर्वत्र शक्ति, धोखाधड़ी और प्रवंचना का बोलबाला था। इस दशा में उच्छेद अनुच्छेद, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का कोई किसी प्रकार का विचार नहीं था, क्योंकि मनुष्य कैसा था, विवेकहीन था, ठीक है। इस प्रकार से समझते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में शक्ति सत्य की धारणा पर चल रहा सब कुछ। जो कुछ ले सके उसका है और जितनी देर अपने पास रख सके उसमें जितने समय तक रख सके उसमें समर्थ है तब तक के लिए उसका हो जाता है, नहीं फिर उससे कोई हड़प ले गया तो फिर वो अगले का हो जाएगा। तो ठीक है। तो इस प्रकार से समझते हैं कि मैं प्रतिस्पर्धा, भय और यश इन तीनों का कारण से उन्मान व्रत से अशांति बनी रहती है, ठीक है। तब ये कहते हैं कि जब तक समस्त मानवों पर किसी प्रकार की सामूहिक सत्ता नहीं होती है तब तक कोई न तो कानून होता है और जहाँ कानून नहीं होता वह न्याय भी विद्यमान नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने क्या बताया कि प्रकृति से हमें कुछ अधिकार प्राप्त है, अर्थात उनको प्राकृतिक अधिकार कहा है, ठीक है। प्राकृतिक अधिकार से तात्पर्य मनुष्य अपने जीवन में संरक्षण के लिए कोई भी कार्य करने की जो है स्वतंत्रता वो उसको प्राकृतिक अधिकार के तौर पे समझ सकते हैं कि अपने जीवन के लिए जो भी उपयुक्त समझे, जो भी अच्छा समझे ऐसा वो कार्य कर सकेगा। वह अपने जीवन को बनाए रखने के लिए किसी को लूटने, पीटने, जान से मार डालने की पूरी स्वतंत्रता रखता है। इस प्रकार से टी.एस. एक्सेल इसको क्या कहते थे, शेर का अधिकार। किंतु सब मनुष्यों के प्राकृतिक अधिकार समान नहीं होते और समान होने से सबको मतलब जो सभी जिस प्रकार से आप चाहते हो कि मैं कुछ भी करूं तो अगला भी चाहेगा कि मेरे पास भी ऐसा अधिकार होना चाहिए। इन सभी अधिकारों से निपटने के लिए वो जैसा चाहता है ऐसा अधिकार चाहता है। तो आप चाहेंगे कि एक अगर ऐसा चाहता है तो सबको लोग सभी प्रकार से इस प्रकार से चाहेंगे, अर्थात सभी मनुष्यों को एक जैसा अधिकार मिलने से एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक दूसरे की हत्या और लूटमार करने का अधिकार मिल जाता है तो जीवन इससे असुरक्षित होगा या नहीं होगा, ठीक है। पर सभी मनुष्य इसे सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं अतः वे प्राकृतिक अवस्था में भी आपसी सुरक्षा के लिए बुद्धि द्वारा कुछ कानून बनाते हैं और ये क्या कानून कहलाते हैं, प्राकृतिक कानून। कहने के तात्पर्य मैं आपको स्पष्ट कर दूं
कि हमको जीवन में सब कुछ करने का अधिकार प्राप्त है, जो चाहे आप करो, ये आपका प्राकृतिक अधिकार है, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन सोचो कि मैं अगर किसी को मारना डालना चाहूँ, किसी को लूटना चाहूँ, किसी को कुछ भी बर्बाद करना चाहूँ, तो क्या अगला आपके प्रति ऐसा नहीं सोचेगा? और जब इस प्रकार से सब सोचने लगे तो ये सब कुछ मर जाएंगे, अस्तित्व नहीं बना रहेगा ना। तो फिर क्या करते हैं ये लोग आपस में अपने बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा कुछ कानून का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये जो कानून है इससे उनके जीवन की सुरक्षा अर्थात उनके जीवन का रक्षा का एक दायित्व का एक आभास होगा। अर्थात कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक अधिकार है वो स्वतंत्रता का आभास देते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक कानून है वो एक प्रकार का दायित्व का आभास दिलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हॉब्स ने अपनी जो पुस्तक है लेवियाथन में उन्होंने 19 प्राकृतिक कानून बताए। उसमें से मैंने आपको स्पष्ट किया था 3 प्रमुख हैं। जो पहला है, प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने की चेष्टा करनी चाहिए, मतलब व्यक्ति उग्रता नहीं लाए, व्यक्ति हिंसा नहीं करे, शांति के साथ अपना जीवन चलाने का काम करें। दूसरा उन्होंने बताया था कि आत्मरक्षा और शांति के लिए प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अगर आपके जीवन की सुरक्षा है और शांति बनी रहे तो इसके लिए आपको किसी प्रकार के अधिकारों का त्याग करना पड़े तो तत्पर रहना चाहिए, न कि पीछे हटना चाहिए। दूसरा, अगर व्यक्तियों के द्वारा कोई भी समझौता का पालन किया है या समझौता किया है तो स्वयं भी आप उसमें शरीक रहकर अपने अधिकारों को उसमें समाहित कर दो, समझौते का पालन करना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के 3 उन्होंने प्राकृतिक कानून बनाए थे। अब हम ये समझते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य के द्वारा सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो अब देखो सामाजिक समझौते द्वारा किस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति होती है। तो देखो, प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम विद्यमान थे, बिल्कुल थे। अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा की कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून या नियम की बात करो हैं, बिल्कुल हैं, किंतु बाध्यकारी शक्ति के अभाव में सभी व्यक्तियों द्वारा उनका पालन नहीं किया जाता है। अब बाध्यकारी सत्ता मतलब किसी प्रकार का राज्य का अस्तित्व नहीं है, कोई शासक नहीं है कि कोई आपको कहे कि नहीं इन कानून का पालन करना है, आपको कानून का पालन किया तो नहीं किया तो आप पर सजा होगी, ऐसा कुछ ही नहीं है। प्राकृतिक अवस्था में नियम है लेकिन पालन कोई नहीं करता है। पालन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसके पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है। ठीक है, और उसके मतलब बाध्यकारी शक्ति के अभाव में सभी व्यक्ति उनका पालन नहीं करते, और जब तक सभी उनका पालन न करते हैं कोई एक व्यक्ति उनका सफलतापूर्वक पालन न कर सकता था। अब ये भी सही बात है कि अगर कोई पालन नहीं कर रहा है तो एक भी नहीं कर सकता, सब करें तो कोई दिक्कत भी नहीं है। इसलिए सब न करने की स्थिति में अकेला भी कुछ नहीं कर सकता था। अतः आवश्यकता एक ऐसे संस्था की थी जो शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को शांति बनाए रखने के लिए बाध्य कर सके। ठीक है, मतलब एक ऐसे संस्था, एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जो शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को शांति से या सुरक्षा के साथ रखने को बाध्य कर सके। बात समझ गए कि प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार की कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है जिससे सभी व्यक्ति प्राकृतिक नियम का पालन करें। अगर एक करता है तो दूसरा नहीं करते तो वो स्थिति जैसी कैसी रहेगी। तो इसलिए हॉब्स कहते हैं कि हमें एक ऐसे संस्था की आवश्यकता है जो शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को शांति स्थापित रखने के लिए बाध्य कर सके। व्यक्तियों में स्वार्थ और असामाजिकता होते हुए भी आत्मरक्षा, शांति और सुरक्षा की इच्छा तो विद्यमान थी ही, अतः वे उपयुक्त प्रकार की संस्था की स्थापना के लिए प्रेरित हुए। अब मनुष्य के अंदर भावना थी कि मैं बिल्कुल कि स्वार्थ भावना, असामाजिक, दुष्ट, विवेकहीन सब कुछ हूँ, लेकिन फिर भी मैं मेरे जीवन का तो स्वयं कैसे खत्म कर सकूँ, क्योंकि मुझे ये जीवन का आनंद प्राप्त करने के लिए तो इन सब की जरूरत है, और मैं अपने आप को कैसे खत्म करूं, कैसे बर्बाद कर सकूं। इसलिए मैं अपने जीवन में आत्मरक्षा, शांति और सुरक्षा की भावना के साथ रह सकूं, इसके लिए मुझे कुछ इस प्रकार की संस्था के लिए बाध्य होना है, अर्थात उस संस्था की स्थापना के लिए प्रेरित होना है। इस प्रकार का भाव उनके अंदर पैदा हुआ या प्रेरित हुई इस भावना के प्रति। अब प्राकृतिक अराजक अवस्था से छुटकारा पाने के उद्देश्य से हॉब्स के अनुसार मनुष्यों में आपस में समझौता या संविदा या अनुबंध करार करके अराजक दशा का अंत किया। सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल आसान बात, कि इस प्राकृतिक अराजकता वाली स्थिति से निपटने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए हॉब्स ने स्पष्ट किया है कि इस प्राकृतिक अराजकता की स्थिति से इस मुक्ति पाने के लिए सभी मनुष्यों ने एक समझौता किया। सभी मनुष्यों ने मिलकर क्या किया, एक समझौता किया। आप समझौता भी कह सकते हो, आप संविदा भी कह सकते हो, आप अनुबंध भी कह सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हो।
चारों एक ही बात है। तो सभी ने मिलकर क्या किया है, एक समझौता किया और समझौते के फलस्वरूप इस अराजक स्थिति, अराजक दशा का बिल्कुल अंत किया, अर्थात इस जो असामाजिक पूर्ण स्थिति थी इससे उन्होंने मुक्ति पाई। क्या है देखो, प्रत्येक व्यक्ति ये शपथ लेता है, इस समझौते में क्या शपथ लेता है, ये शपथ लेता है कि मैं इस व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूँ तथा स्वयं अपने पर शासन करने का अधिकार परित्याग करता हूँ कि तू भी अपने अधिकार इस प्रकार व्यक्ति को देगा और स्वशासन के अधिकार को छोड़ देगा। ये प्रतिज्ञा लेता है। मैं स्पष्ट करता हूँ, क्या प्रतिज्ञा लेता है कि मैं इस व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को, अर्थात जब हम सभी ने मिलकर जो हमारे जो समझौता है और समझौते की शर्त है कि अपना जो प्राकृतिक अधिकार है, अपना जो अधिकार है वो त्याग कर दो, मैं करूं आप करो सब करें, और वो किस में करें, किसी एक व्यक्ति में करना है या किसी एक व्यक्ति का जो समूह है उसमें करना है कि उसको छोड़ देने की जो तुम चाहो वैसा कर सको अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य की शांति के लिए और अपने राज्य के लोगों की रक्षा के लिए जिस प्रकार का वो चाहो उस प्रकार का कदम उठा सकते हो। बस हमारे आत्मरक्षा, हमारी सुरक्षा, हमारी संपत्ति, इनकी रक्षा होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा कि मेरे जो अपने अधिकार हैं वो मैं इस व्यक्ति को, अर्थात जो शासक होगा उसको या जो शासक का जो समूह होगा उसको इस शर्त पर अधिकार देता हूँ कि मेरा जो स्वयं पर अपने शासन करने के अधिकार है, मेरा जो स्वयं का जो अपने ऊपर अधिकार है वो मैं इस अधिकार का परित्याग करता हूँ। और अगले कहते हैं कि तू भी अपने अधिकार इस प्रकार उस व्यक्ति को दे और अपने ऊपर जो स्वशासन का अधिकार है इसको छोड़ सब कुछ अधिकार इसको सौंप दे उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति के समूह को। इस प्रकार की वो क्या करते हैं, एक प्रतिज्ञा करते हैं। ऐसा करने से सारा जन समुदाय एक व्यक्ति में संयुक्त हो जाता है, अर्थात जिस प्रकार से मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ इसी प्रकार से कोई और प्रतिज्ञा करेगा। इस प्रकार करते 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 हमारा पूरा का पूरा जो जन समुदाय है वो किसी एक व्यक्ति में संयुक्त हो जाता है। सभी व्यक्ति मिलकर अपने अधिकारों का परित्याग कर देते हैं किसी एक व्यक्ति में। इसे राज्य या नगर कहते हैं। बात समझ गए आप? सभी व्यक्ति मिलकर अपने अधिकारों का परित्याग किसी एक व्यक्ति में करते हैं, वही उनके लिए एक राज्य होता है, वही उनके लिए एक नगर होता है। इससे पहले समाज और राज्य की सत्ता बिल्कुल नहीं थी। कहने के तात्पर्य उस समय तो अराजक था, न तो कोई राज्य था न समाज था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि सभी व्यक्तियों ने मिलकर अपने जो अधिकार हैं वो किसी एक व्यक्ति में समाहित कर दिए, संयुक्त कर दिए, और इससे ही हॉब्स क्या कहते हैं, राज्य या नगर। इस तरह जब सभी मनुष्य संविदा की प्रतिज्ञा करते हैं तो संविदा करने वाले व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है। जिस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को संविदा करने वाले मानव अपने अधिकार सौंपते हैं वह दीर्घकाय लेवियाथन है। देखो बात स्पष्ट समझना कि जिस व्यक्ति या व्यक्ति समूह में अपने जो अधिकार समाहित किए हैं अर्थात संविदा करने वाले मानव को जो अधिकार सौंपे हैं वही उनका बहुत बड़ा विशाल देह वाला दीर्घकाय कौन है, लेवियाथन है। अर्थात वह जनता की शांति और प्रतिरक्षा के लिए पृथ्वी पर मानव देह की भांति है। अर्थात एक विशाल देह है, उस देह में हम छोटे छोटे एक उसके अंग के रूप में समाहित है। अर्थात उस विशाल पुरुष महामानव के हमारा शासक है और हम उसके एक छोटे छोटे अंग हैं। हमने हमारे सब अधिकार उसको सौंप दिए हैं और जो भी है हमारी रक्षा का दायित्व अब वो संभालेगा। अर्थात जनता की शांति व प्रतिरक्षा के लिए वो पृथ्वी पर वो मानव देह की भांति है। ये हो गया एक प्रकार से समझौता। अब जो राज्य समझौते के फलस्वरूप जिस राज्य की उत्पत्ति हुई है, अब उस राज्य का स्वरूप क्या होगा तो समझिए आप। समझौते के बाद एक व्यवस्थित और सभ्य समाज की स्थापना होगी। अब बिल्कुल व्यवस्थित होगा और सभ्य होगा, सभ्य इसलिए होगा क्योंकि सभी मनुष्य ने अपने जो प्राकृतिक अधिकार थे, अराजकता स्थिति वाले अधिकार थे, उनका परित्याग कर दिया है और सब अधिकार छोड़ दिए हैं। तो इससे जब शांति बनी रहेगी, सुरक्षा बनी रहेगी तो एक व्यवस्थित और सभ्य समाज की स्थापना होगी तथा एक ऐसे राज्य की स्थापना होगी जिसमें मनुष्य अपने समस्त प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग कर एक निरंकुश प्रभु का निर्माण करते हैं। अब सब कुछ प्राकृतिक अधिकारों त्याग करने के बाद में जब एक व्यक्ति या समूह में जो अपने अधिकार सौंपे हैं वो जो शासक होगा वो कैसा होगा, निरंकुश होगा। उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, जो उसके मन में आए उस प्रकार से कर सकता है, उसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। समझौते के द्वारा राज्य व्यक्ति को आश्वासन देता है, मतलब जो समझौता हुआ है उसमें राज्य व्यक्तियों को आश्वासन देता है कि उनकी बाह्य और आंतरिक शत्रुओं से रक्षा की जाएगी, तभी तो वो समझौता होता है।
मनुष्य इससे बचने के लिए तो समझौता करता है, और समझौते में ये शर्त होती है कि आप हमारी आंतरिक और बाह्य पूरी सुरक्षा करोगे, अर्थात जो हमारे शत्रु हैं उनसे रक्षा करोगे। ऐसा तभी होगा जब सभी मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन का आश्वासन दें। अब ये भी शर्त है कि भाई ठीक है, हम आपकी रक्षा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप राज्य की द्वारा दिए गए आदेशों का या राज्य की आज्ञा का पालन करेंगे। अगर राज्य की आज्ञा का पालन नहीं किया है तो ये सब कुछ संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए जरूरी है कि आपका जीवन बना रहे, आपका अस्तित्व बना रहे, आपकी सुरक्षा हो सके, आप शांति के साथ जीवन जी सकें, जीवन में प्रगति कर सकें, बशर्ते आपको राज्य के द्वारा दिए गए आदेश, राज्य के द्वारा दी आज्ञा का पालन करना होगा। जो व्यक्ति इस शक्ति का प्रतीक होगा वह संप्रभु कहलाएगा, अर्थात इस जो मनुष्य समुदाय के द्वारा, जो संविदा के द्वारा जिस शक्ति का निर्माण हुआ है वो ही संप्रभु कहलाएगा, अर्थात सर्वोच्च शक्तिधारी सत्ताधारी वही कहलाएगा। हॉर्स का संप्रभु है वो पूर्ण रूप से निरंकुश है। अब देखो, जिस शासक का निर्माण किया वो पूरी तरह से निरंकुश है, उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। संप्रभु के आदेश ही कानून है, अर्थात उसके द्वारा दिया जाने वाला हर आदेश ही क्या है, कानून का स्वरूप है। आप ये नहीं समझ सकते कि नहीं मैं इसके आदेश की या उसके आज्ञा का पालन नहीं करूँ, नहीं, बल्कि संप्रभु के द्वारा जो भी आदेश दिया है वो उसका एक कानून है, हम उसको पालन करने इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। अर्थात उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण होगा। प्रभु सत्ता को लोगों पर असीम अधिकार प्राप्त होंगे। अब इस शासक को लोगों पर पूर्ण अधिकार होंगे कि जो जिस प्रकार से अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहे वो कर सकेगा। लोगों का एकमात्र कार्य संप्रभु के आदेशों की आज्ञा का पालन करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए हॉब्स कहते हैं, क्योंकि संप्रभु को निरंकुश क्यों बनाते हैं, क्योंकि निरंकुश इसलिए बनाते हैं कि अगर लोग वो जिस प्रकार से कार्य करना चाहे, जिस प्रकार से अपने शक्ति का या बल का प्रयोग करना चाहे वो कर सकता है। क्योंकि हॉब्स कहते हैं कि तलवार के अभाव में समझौते मात्र शब्द होते हैं, अर्थात समझौते में अगर शक्ति का या एक प्रकार से तलवार वो शक्ति का प्रतीक है कि अगर शक्ति या सत्ता का बल नहीं होगा तो फिर समझौते केवल एक कागज पर लिखे हुए शब्द के अलावा कुछ नहीं होगा, उनके पास ताकत नहीं होती। इसलिए समझौतों को पालन करने के लिए उसके पीछे तलवार की ताकत होना जरूरी है। इसलिए सी वान भी कहते हैं कि हॉब्स के सामाजिक समझौते की वो आलोचना करते हुए कहते हैं कि हॉब्स लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लोकतंत्र को नष्ट कर देता है। अर्थात लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसे कि सभी लोगों ने मिलकर एक समझौता किया और समझौते करके अपने अधिकार है वो अपने उस महामानव में सौंप देते हैं, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लेकिन उस महामानव को निरंकुश सत्ता सौंप देना एक प्रकार से लोकतंत्र को नष्ट करने जैसा हुआ। ये उनका एक आलोचना का विषय है, वो खैर अपन को समझना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक प्रकार ये समझ सकते हैं कि राज्य में रहने मतलब राज्य के द्वारा जो अपने जो व्यक्ति हैं, हॉब्स का प्राकृतिक अवस्था है वो एक समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण करते हैं। अब एक बात और समझते हैं कि सामाजिक समझौते की क्या क्या विशेषता है। समझौते में क्या विशेषता है? पहले कि समझौता स्थायी है। समझौता स्थायी है। क्यों स्थायी क्यों है? क्योंकि समझौतों को तोड़ने का तात्पर्य पूर्ण प्राकृतिक अवस्था में पहुंचना। कौन चाहेगा कि उस अराजकता, दुष्ट, बहुत ही विवेकहीनता वाली, अराजकता वाली स्थिति में पहुंचे? कोई नहीं चाहता ना। तो कोई नहीं चाहता है तो समझौता स्थायी रहेगा, नहीं टूटेगा। टूटेगा तो पुनः आपको उस अवस्था में लौटना है जहाँ कभी उस अवस्था में हुआ करते थे। ठीक है। दूसरा, ये समझौता सामाजिक है। संविदा की शर्त शासक पर लागू नहीं होती है, क्योंकि ये समझौता सभी लोगों ने मिलकर किया है और इस समझौते की जो शर्त है वो शासक पर लागू नहीं होती है। शासक निरंकुश है, जो जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। संप्रभु निरंकुश है और वो किसी के प्रति उत्तरदायी भी नहीं है। जब तक उद्देश्य की पूर्ति होती रहेगी तब तक अनुबंध जारी रहेगा। जब तक आप शांति सुरक्षा करोगे तब तक तो अनुबंध रहेगा, और लेकिन जब आप हमारी सुरक्षा नहीं कर पाओगे तो अनुबंध तोड़ देंगे। ये मनुष्यों के भय पर आधारित है। ठीक है। दूसरा, हॉब्स समाज और राज्य और सरकार में अंतर नहीं करता, सबसे बड़ी चीज है। अब आप देखेंगे ये समाज की उत्पत्ति है कि राज्य की उत्पत्ति है या सरकार है। सरकार कौन है, राज्य कौन है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं करते हैं, बल्कि ये तीनों एक साथ स्थापित होते हैं और सरकार या शासक की समाप्ति के साथ समाज और राज्य तीनों भी अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से दूसरा, आपसे पूछा जाएगा हॉब्स किस प्रकार के शासन व्यवस्था का समर्थन करते हैं, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं हॉब्स एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना या उसका समर्थन करते हैं। शासक सर्वोच्च है, उसके आदेश ही कानून है। एकाकी रहने वाले व्यक्तियों ने समाज का निर्माण किया है। क्योंकि एकाकी इसलिए क्योंकि वो अकेला रहता था जंगल में, उसका कोई परिवार नहीं था, उसका कोई घर नहीं था, उसका कोई स्थायी कुछ भी नहीं था। इस प्रकार से एकांत में घूमने वाले, विचरण करने वाले लोगों ने मिलकर ही समाज का निर्माण किया है।
प्रजा द्वारा किया जाने वाला आज्ञा भंग अन्यायपूर्ण होगा। अगर प्रजा अर्थात जो लोग हैं अगर वो आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो ये प्रकार से अन्यायपूर्ण होगा। संप्रभु है वो प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधि है। हॉब्स नागरिकों को विरोध करने का अधिकार भी प्रदान करता है, अर्थात ये भागने का अधिकार या क्रांति करने का नहीं है। देखो, विरोध करने का अधिकार देते हैं हॉब्स, अर्थात ये भागने का अधिकार है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट की शुरुआत में उनका परिचय के बारे में बताया था, जब उन्होंने कहा था कि भागने का अधिकार होना चाहिए लेकिन क्रांति का नहीं होना चाहिए। हॉब्स ने राज्य में व्यक्तिवाद निरंकुश दोनों तत्वों को स्पष्ट करते हैं, अर्थात देख सकते व्यक्ति पर बल देते हैं लेकिन निरंकुशवाद अर्थात व्यक्ति की सत्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण भी नहीं, दोनों बातें स्पष्ट करते हैं। तो ये है हॉब्स का सामाजिक समझौता। ये सामाजिक समझौते की क्या विशेषता है, किस प्रकार से उन्होंने बताया है। फिर भी उनकी आलोचना है, स्वाभाविक है, आलोचना होगी। आलोचक क्या कहते हैं कि हॉब्स का जो समझौता है उस समझौते में जो मानव स्वभाव बताया है वो दोषपूर्ण चित्रण किया है। अर्थात आप मनुष्य को इतना बुरा कैसे बता सकते हो कि मनुष्य दुष्ट है, दुराचारी है, धोखेबाज है, कपटी है, विवेकहीन है, कैसे इतना हो सकता है। अगर ऐसे होता तो हम कभी के मर जाते, कभी के खत्म हो जाते, हम आज तक आते नहीं आगे बढ़कर। इसलिए हमारे राजनीतिक चिंतक इस मानव स्वभाव का जो चित्रण किया है इसको बिल्कुल दोषपूर्ण मानते हैं। और दूसरा, प्राकृतिक अवस्था अस्वाभाविक बताइए। अस्वाभाविक इसलिए कि इस प्रकार से मनुष्य कभी और हमें मतलब कहीं पर ऐसे उदाहरण नहीं मिलते या फिर हमें कोई ऐसे कोई प्रूफ भी नहीं मिलते जिसके आधार पर कह सकें कि हाँ प्राकृतिक अवस्था ऐसे हुआ करती थी। ठीक है। दूसरा, प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता असंगत है। और प्राकृतिक दशा में जब मनुष्य इतना विवेकहीन है तो उसको अधिकारों कैसे पता चलेगा। ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि ये अतार्किक है, अवैज्ञानिक है। दूसरा, जब एक तरफ आप व्यक्तियों के समझौते के द्वारा सरकार बनाने की बात करते हो, राज्य का निर्माण कर रहे हो, तो दूसरी तरफ आप निरंकुशता को इतना समर्थन क्यों देते हो। और निरंकुश तो एक प्रकार तानाशाही होती है, वहाँ फिर क्या कानून क्या हो तो जिसको मनमर्जी के अनुसार। तो निरंकुशता का समर्थन करना इस प्रकार से उससे वहाँ का जो पतन है वो स्पष्ट होता है कि हॉब्स सामाजिक समझौते में हॉब्स लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं। तो समझ सकते हो इस प्रकार से उन्होंने इसकी आलोचना की है। फिर भी ये हमें समझना है कि हमारे हॉब्स महोदय का सामाजिक समझौता सिद्धांत एक महत्वपूर्ण है, राजनीति विज्ञान को बहुत बड़ी देन है। तो ये था हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत।